हुजूर की जाहो हिश्मत, मुझे हुजूर न कहो। उसने कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कुंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र में आया हूँ। सलेबी मुझसे ये पैगाम छीनकर बहिरा रूम में डबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बन के नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां समेटकर वहां से हट गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था, मेज रखी हुई थी जिस पर रंगारंग फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े टुकड़े और जाने कैसे कैसे खाने बच्चे हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा उस किस्म का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया। लोग तो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के फर्द हो? उसने पूछा। क्या उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ जवाब न पाकर उसने कहा, इस जगह जिस कदर मुलाजिम है और जहां जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं उन सबको अंदर बुलाओ, ये खाना उन्हें खिला दो। उसने लपक कर एक रोटी उठाई, इस पर 2-3 बूटियां रखें और खिड़की के पास खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जो वाइसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी बाहर निकल दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के खास कमरे में उसके 2 कमांडर जो उसके मोतक़िद और हमराज थे उसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कम बख्त जो भी बात करता है कहता है रब्बे काबा की कसम सलीबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकाल कर दम लूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा। और वो लश्कर है जिसे वो अपनी फौज समझता है, क्या वो सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है और वूश। नाजी ने कहा, मैं उसे ये यकीन दिला आया हूँ कि ये 50,000 सूडानी शेर उसके इशारे पर सलीबियों के परखचे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। नाजी ने कहा, उसने कहा है कि एक ही कबीले की फौज मुनासिब नहीं होती, वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आपके हुक्म की तामील होगी। नाजी ने जवाब दिया, मगर मैं ऐसे हुक्म की तामील नहीं करूंगा। मिजाज का कैसा है? ओरोश ने पूछा। जिद का पक्का मालूम होता है, नाजी ने जवाब दिया। आपकी दानिश और तजर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता। दूसरे कमांडर ने कहा, नया अमीर मिस्र बन के आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा, मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा। नाजी ने कहा, उसे इस नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नायब को सामने बिठाए ये जहन नशीन करा रहा था कि वो हुकूमत करने नहीं आया और ना किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की जरूरत है और उसने ये भी कहा कि उसे यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडीगार्ड सूडानी हैं। हमें हर खित्ते के बाशिंदों को ये हक देता है कि वो हमारी फौज में आएं, अपने जौहर दिखाएं और माले गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का मेयारे जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाजिम ने उससे पूछा, क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है। नाजिम ने जवाब दिया, फौजी उमूर उसके सपुर्द हैं, वो किसी से मशवरा नहीं लिया करता, अपनी मनवाता है।